बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम जो चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज में। आज का जो लेक्चर है ये हमारे पास टॉपिक नंबर 9.5 है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे लेक्चर नंबर 7 में। तो ये बेसिकली हमारे पास बच्चों क्या है, ये हमारे पास है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर बिजनेसेस। यानी कि अगर आप लोगों ने कोई कारोबार करना होता है तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आप लोगों ने ज़हन में रखना होता है, जिसको लेके आप लोग या अपना कोई ना कोई, चाहे कोई छोटा कारोबार है, चाहे बड़ा कारोबार है, आपने उसको परस्यू करना होता है। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इज़ क्रूशियल फॉर रनिंग अ सक्सेसफुल बिज़नेस। यानी कि किसी भी बिज़नेस को कामयाब करने के लिए आपको सबसे पहले जो है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? वेदर यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल शॉप और मैनेजिंग अ लार्ज कंपनी, चाहे आप कोई छोटी शॉप बना रहे हैं या किसी लार्ज कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, नोइंग हाउ मनी वर्क्स विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजन एंड ग्रो योर बिजनेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है आपका पैसा काम करता है। तो ये चीज़ आपको क्या करेगी, आपको डिसीजन मेकिंग में, फैसला करने में और आपके अपने बिजनेस को ग्रो करने में जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी। सो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास होता है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर बिज़नेसेस। आगे कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स में यूज़ करते हैं। रोज़मर्रा हमारा इनके साथ जो है आमना-सामना होता है, तो इसलिए हमें इसको समझने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो जो सबसे पहली टर्म है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपकी आमदन कितनी हुई है, ठीक है? और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने मुनाफ़ा कितना कमाया है, ठीक है? तो ये बच्चों इसकी एक डेफ़िनेशन है। तो ये अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो आप इसकी डेफ़िनेशन के साथ आप एक एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है? रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बिज़नेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज़। यानी कि जो आमदन होती है, ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी होती है, या ब जो बिज़नेस से आप हासिल करते हो, अपनी चीज़ों को बेच के या सर्विसेज़ को प्रोवाइड करके, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? इफ अ शॉप इन लाहौर सेल्स 100 स्कूल बैग्स एट रुपीज़ 500 ईच, द रेवेन्यू विल बी। यानी कि एक शॉप है लाहौर में जो कि क्या करती है, 100 बस्तों को बेचती है ₹500 फ़ी बस्ते के हिसाब से। तो इसमें जो आपका रेवेन्यू वो क्या हो जाएगा, 100 ज़रा 500, तो आपका जो रेवेन्यू बच्चों क्या आ गया, वो आपका आ गया ₹50,000 आ गया। मतलब इस शॉप ने आपको बैग्स की मद में आपको ₹50,000 जो है वो मुनाफ़ा दिया है। इसी में आ जाते हैं बच्चों, एक और टर्म हमारे पास आ जाती है प्रॉफिट की। तो ये भी बच्चों आपके पास डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट क्या होता है, आपके पास मुनाफा। प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज द मनी लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेसेस लाइक रेंट, सैलरी एंड द कॉस्ट ऑफ गुड। यानी कि जो पैसे जो है आपके अपने तमाम अखराजात करने के बाद जो पैसे आपके हासिल आपके हाथ में आते हैं, वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है मुनाफा होता है। If the total cost for in Pakistan, the e-commerce sector is rapidly growing with more people shopping online than ever before। यानी कि आपके पास एक ई-कॉमर्स सेक्टर है और वहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपका एक बिज़नेस जो है वो चल रहा है। तो वहाँ पे अब आप देख लेते हैं कि आगे इसकी एग्ज़ाम्पल है, उसको देख लेंगे किस तरीके से जो है वो प्रॉफ़िट जो है वो आप निकालते हैं। ये बच्चों देखिएगा हमारे पास कि हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हुआ जब हम लोगों ने बैग्स को बेचा 50,000, और हमारी जो कॉस्ट थी वो बैग्स की वो 10-30,000 थी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इसके बारे में, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इसी चीज़ का रोना रोल ही होती है कि हमारे पास जो है इनफॉर्मल सेक्टर की जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं से टैक्स सर्कल में नहीं आ रही। इन पाकिस्तान मैनी स्मॉल बिज़नेसेस ऑपरेट इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है कि इनकी जो प्रॉफ़िट या रेवेन्यू वग़ैरह होता है वो कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। डॉक्यूमेंटेड मतलब क्या होता है कि वो एफपीआर के जो है वो खाते में नहीं होता है, एफपीआर के इल्म में नहीं होता कि क्या हिसाब-किताब होता है। मीनिंग दे डोंट ऑलवेज़ रिपोर्ट देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है? दिस मेक्स इट हार्ड टू ट्रैक द ट्रू साइज़ ऑफ द इकोनॉमी। तो इससे क्या हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो असल हजम है वो क्या है, ठीक है? तो ये इनफॉर्मल सेक्टर वाले क्या होता है कि इनके जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वो एफपीआर के जो है वो सिस्टम में नहीं होता, गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि कितना इनकी कॉस्ट है और कितनी रेवेन्यू जो है ये। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गई हैं, ये रेवेन्यू और प्रॉफिट की जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि हम लोगों ने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में डिस्कस की हैं। अब आगे कुछ और देख लेते हैं, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स में कुछ टर्म्स होती हैं। सेकंड जो बच्चों हैं वो हमारे पास हैं एक्सपेंसेस एंड बजटिंग। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो आपके अखराजात क्या हैं, बजटिंग का मतलब क्या है कि आपका बजट कितना था आपकी जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में।
तो ये बच्चों एक्सपेंसिव की डेफिनेशन है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट दैट अ बिज़नेस इनकर व्हाइल ऑपरेटिंग। एक्सपेंसिव क्या होते हैं? ये आपके पास जो है आपके जो है जो बिज़नेस जब आपने ऑपरेट किया होता है, उस पे कितनी लागत जो है वो आपकी आई है, तो ये एक्सपेंसिव में आ जाते हैं। दीज़ कैन इंक्लूड रेंट, यूटिलिटीज़, सैलरी एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होती है? इसके अंदर रेंट होता है, यूटिलिटीज़ होती हैं। यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों ने बिजली के बिल वगैरह दिए हैं, रेंट का मतलब जो किराया वगैरह है, सैलरी जो आपके एम्प्लॉइज़ को अपने लोग सैलरी दी है, एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आप इंग्रीडिएंट्स ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये टोटल मिला के जो आपको कॉस्ट पड़ रही है वो आपके पास एक्सपेंसेस हो जाएँगी। टू मैनेज these expensive, business can create a budget, a plan that estimate how much money will be needed for different areas of the business, ठीक है? अब इन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए जो है आप लोग एक बजट प्लान बनाएँगे कि जी मुझे जो है सालाना या मुझे महीने के जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो मेरा बजट होगा, ठीक है? जिसमें से मैंने क्या करना होगी, मेरे अखराजात हैं, ठीक है? मतलब उसमें मेरा किराया भी शामिल हो रहा है, बिजली के बिल वगैरह भी हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ वगैरह भी हैं और जो मैं माल उठा रहा हूँ, ठीक है? जो रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट वगैरह जो है। तो ये चीज़ बच्चों हमारे पास क्या आ जाती है? ये हमारे पास आ जाती है एक्सपेंसेस एंड बजटिंग में आ जाती है। सो ये देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगी। अ बेकरी इन रावलपिंडी माइट हैव द फॉलोइंग मंथली बजट। तो यानी कि एक बेकरी है रावलपिंडी में, उसका जो है ये महीने की जो बजट होता है, ठीक हो गया। अब उसमें जो एक्सपेंस उसके क्या है, 2 लाख रुपया उसका किराया है, 1.5 लाख रुपया का उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, 2.5 लाख रुपया एम्प्लॉय की सैलरीज में आ रहा है, और यूटिलिटी जो है वो कितनी जा रही है, बिजली के बिलों में, गैसों की बिल की मदद में 1.5 लाख रुपया आ रहा है। तो अब टोटल बजट क्या होगा इसका, 2 लाख जमा 1.5 लाख जमा 2.5 लाख जमा 1.5 लाख, तो ये 7.5 लाख रुपए का जो है महीने का बजट जो है इन्होंने ज़हन में रखना है कि ये हमारा बजट होगा जो हमारे एक्सपेंसेस को कैटर करेगा। इसके ऊपर जो चीज़ आ रही होगी वो हमें मुनाफ़े में आएगी। बाय कंपेयरिंग द बजट टू द एक्चुअल एक्सपेंसेस द बेकरी कैन सी इफ दे आर ओवरस्पेंडिंग और सेविंग मनी। तो इस लिहाज से क्या होता है कि फिर जो है बेकरी देखती है कि क्या वो ज़्यादा स्पेंड कर रही है या वो आपके पैसे जो अपने पैसे जो है वो क्या कर रही है, बचा रही है। तो ये चीज़ बच्चों हमारे पास आ जाती है एक्सपेंसेस एंड बजटिंग में आ जाती है। तो वो जो इसी तरीके से आ जाते हैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में, एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट करोगे, और सेविंग का मतलब क्या है, कितना मतलब साथ-साथ आप बचा रहे हो, ठीक है? तो ये इन्वेस्टमेंट की हमारे पास डेफिनिशन होती है। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग फंड टू अ बिज़नेस और प्रोजेक्ट। यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप के पास जो फंड है 5 लाख का है या 10 लाख का है, आप किसी बिज़नेस या प्रोजेक्ट पे लगा रहे हो विद द एम ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, आपका पर्पस क्या होगा कि फ्यूचर में जो है इससे प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ अ क्लॉथ स्टोर इन इस्लामाबाद इन्वेस्ट 50,000 इन न्यू इन्वेंटरी। यानी कि एक कपड़े की दुकान है वो इस्लामाबाद में नई इन्वेंटरी के लिए, नए स्टॉक के लिए 50,000 रुपए इन्वेस्ट करती है। इट एंटिसिपेट्स सेलिंग द आइटम फॉर अ हायर अमाउंट देन द कॉस्ट, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट। एंटिसिपेट का मतलब क्या करती है, वो उम्मीद करती है कि जो चीज़ें हैं वो इसकी कॉस्ट से ज़्यादा ही इसकी बिकेंगी, ताकि उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफ़िट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे उसने 50,000 की इन्वेंट्री ली है, तो हो सकता है कि वो जो है 65,000 से 70,000 रुपए की सेल जो है वो क्या कर रही होगी, इस इन्वेंट्री की वो ओवरऑल क्या कर रही होगी, एक्सपेक्ट कर रही होगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास एक जो है प्रॉफ़िट में चीज़ शामिल हो जाएगी। सो ये हमारे पास आ गई है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब इन्वेस्टमेंट सेविंग क्या होती है कि यहाँ पे देखिएगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इन पाकिस्तान मैनी पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड एज अ वे टू सेव मनी। यानी कि वो अपने पैसों को बचाने के लिए जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। गोल्ड सीन एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक असा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इट्स वैल्यू टेंड टू इंक्रीज ओवर द टाइम। तो इसकी जो मालियत होती है वो क्या करती है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आ जाते हैं हम लोन्स एंड इंटरेस्ट पे। लोन्स का मतलब क्या होता है, कर्ज़। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, उस पे जो सूद वगैरह लगा होता है, ठीक है। सम टाइम बाज़ औक़ात बिज़नेस नीड मोर मनी देन द करंटली हैव। यानी कि सम टाइम होता ऐसे है कि आपका जो बजट था वो आपका 10 लाख रुपए का था, ठीक है। और अब ये हो गया है कि आपके बिज़नेस को चलाने के लिए एट द मोमेंट आपको मतलब जो कॉस्ट बन गई वो 12 लाख, यानी कि आपको 2 लाख रुपया जो है बच्चों वो क्या हो गया, आपको एक्स्ट्रा जो है वो क्या हो गया, वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सो दे टेक आउट अ लोन फ्रॉम अ बैंक और अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो क्या होगा, या तो वो बैंक से लोन ले लेंगे या किसी भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 2 लाख रुपए की जो है वो लोन लेंगे, ठीक है। अब लोन क्या होता है बच्चों, तो लोन की एक डेफिनेशन है हमारे पास। अ लोन इज़ अ बोरोड मनी, ठीक है। बोरोड का मतलब क्या होता है कि ऐसा पैसा जो आपने उधार लिया होता है, ठीक है।
अब आपने उधार लिया हुआ है, तो अब क्या होगा, दैट मस्ट बी पेड बैक विद इंटरेस्ट, ठीक है? तो यानी कि अब आपने जो उधार पैसे लिए हैं, उसके ऊपर आप कुछ इंटरेस्ट के साथ आप उनको पैसे वापस करोगे। इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज़ द परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट, यानी कि जो कॉस्ट होती है, कि आपकी मिसाल के तौर पे कि आपने 1 लाख रुपया उधार लिया, ठीक है? बैंक कहता है कि जी इस पे आपका 10% जो है वो इंटरेस्ट लगेगा। अब 10% के इंटरेस्ट के साथ क्या हो जाएगा कि ये वाली जो रकम है आपके पास 1 लाख जमा 10% ऑफ 1 लाख, तो वो आपके पास 10,000 बन जाएगी। यानी कि अब आपको जो है 1,10,000 रुपया जो है वो बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। अब उसमें वो बैंक आपकी किस्त बना देगा कि ठीक है जी, आप हर महीने जो है 11,000 रुपए की किस्त जो है वो आप जमा करवाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास जो लोन अब आप रिटर्न कर रहे हो, वो आप इंटरेस्ट के साथ जो है बैंक को वापस रिटर्न कर। सो ये बच्चों उसकी एग्जांपल आ गई है। फॉर एग्जांपल, इफ अ टी शॉप इन मुल्तान टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ 10%, यानी कि एक टी वाली शॉप जो है वो कर्जा लेती है 1 लाख रुपए पे, जिसका इंटरेस्ट रेट है 10% सालाना। दे विल हैव टू पे बैक रुपीज, इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1,10,000 रुपया उनको साल पर रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया था। ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे पास कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, ठीक है? जिनको जब भी हम लोगों ने बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका यूज़ कैसे होता है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने लोन्स एंड इंटरेस्ट को भी देख लिया, इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स को भी देख लिया, ठीक हो गया? और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस एंड बजटिंग भी हो गया, ठीक है? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी हो गया। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम लोगों ने बिज़नेस को करना होता है, तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो काइंडली मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अब इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 लेक्चर्स के बाद हमारी इंशाअल्लाह ताला ये बुक जो है वो इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों।